देश बताया जा रहा है सबसे सुरक्षित हाथों में है। और वो सुरक्षा किस प्रकार की है मैं बताना चाहता हूँ। 2018 में एसएससी के जीडी ग्रेड के करीब 54,000 से ज़्यादा छात्र जो हमारे देश में सैनिकों की वो पढ़ाई करने के बाद टेस्ट क्लियर कर चुके थे, फिजिकल टेस्ट क्लियर कर चुके थे, उनकी नियुक्ति भर होनी थी 2018 से लेकर के। और पिछले 10 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। 54,000 में से 80% से ज़्यादा युवाओं का भविष्य आधार में लटक गया क्योंकि उनकी एज बढ़ चुकी है। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सुरक्षित और असुरक्षित का मामला हमारे देश के अंदर सीआरपीएफ से लेकर के सीआईएसएफ, आईटीबीपी से लेकर के असम राइफल तक और तमाम इन जगहों पर जो है 1,10,000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ जवानों की खाली हैं। एक तरफ सरकार संसद में बताती है कि 1,10,000 जवानों की जरूरत है हमको सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, एसएसबी में, आईटीबीपी में, असम राइफल में। और दूसरी तरफ भारत के गरीब किसानों के घर से निकले हुए 54,000 बच्चे जिनमें 80% की आयु ज़्यादा हो चुकी है। और फिर कहा जा रहा है हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। हमारा देश ठीक उस तरीके के सुरक्षित हाथों में है जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में 28 मार्च 2020 को आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि जिसको बोलते हैं पीएम केयर का गठन किया गया था ताकि हमारे देश के अंदर कोरोना के मामले को लेकर के राहत के लिए पैसा एकत्र किया जाएगा। और 31 मार्च 2020 को देश के प्रधानमंत्री के इस पीएम केयर को लिए 31 मार्च 2020 को राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देते हैं। और अध्यादेश जारी करके क्या कहते हैं कि हमारे देश में एटीजी के तहत टैक्स माफी होगी 100% उनको जो पीएम केयर्स में पैसा जमा कराएगा। और सितंबर 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब दिया जाता है पीएम केयर सरकार का नहीं, ये प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि का जो खजाना है ये सरकार का नहीं है, ये निजी है नरेंद्र मोदी का। ये हमारे देश के सुरक्षित हाथ हैं। आपको सोचना चाहिए। अमानत में खयानत का मामला है। मैं तीसरा जिक्र करना चाहता हूं। 25 दिसंबर 2015 का हमारे देश का प्रधानमंत्री चुपके से बिना बुलाए पाकिस्तान चला जाता है। और 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर हमला हो जाता है, आतंकी हमला। और जब आतंकी हमला होता है तो पाकिस्तान के आईएसआई को बुलाया जाता है। हमारा देश इतने सुरक्षित हाथों में है कि 15 जून 2020 को गलवान घाटी में चीनी सैनिक हमारे जवानों को पीट पीट कर हत्या कर देते हैं। और 19 जून 2020 को ऑल पार्टी मीटिंग के बाद देश का प्रधानमंत्री कहता है कोई नहीं घुसा है, कोई नहीं घुसाया है, हमारी जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है। मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं। आज की तारीख में दीपावली के दिन हमारे देश का प्रधानमंत्री सीमा पर जवानों के बीच में दिवाली मना रहे हैं। और राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में पिछले 10 महीने से एसएससी के जो छात्र हैं 54,000 छात्र युवा अपने भविष्य को बचाने के लिए स्ट्रगल करते आ रहे हैं। मैं मेरे दोस्तों आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं, कई लोग बार बार सवाल करते हैं, आपने देखा बड़े बड़े विज्ञापन लग रहे हैं, क्या कारण है कि भारत के अंदर 1,10,000 से ज्यादा वैकेंसियां हो और 54,000 छात्र 2018 में लिखित टेस्ट पास कर चुके हो, भौतिक टेस्ट पास कर चुके हो और उसके बावजूद उनकी नियुक्ति नहीं हो रही हो? कारण बड़ा साफ है, सरकार के खजाने में पैसा नहीं है। अब सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, पैसा कहाँ गया? ये बड़ा सवाल, अहम सवाल है। हमारे देश के अंदर 30 से 35 रुपए लीटर का पेट्रोल, डीजल और मैं कहता हूँ 300 रुपए गैस का सिलेंडर आप सब लोगों को 3 गुनी महंगी कीमत पर बेचा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? हम मुफ्त टीका लगाएंगे। 3 गुना आपसे पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमत लेकर के 3 गुना लेकर के आपको मुफ्त टीका लगेगा। हमारे देश की तमाम सरकारी संस्थान बेच करके
संस्थानों में मैं बताना चाहता हूं, अभी 26,700 किलोमीटर सड़कें भी बेची गई है, 1400 किलोमीटर रेलवे पटरियां बेची गई है। हमारे देश के अंदर मैं दूसरा खेल बताता हूं आपको। 2018 में भारत में मोदी सरकार ने एक कानून बनाया। पूरे भारत में क्या होने वाला है, ये 54,000 जवानों के भविष्य का सवाल ही नहीं है। जितने लोग राष्ट्रीय राजमार्गों के इर्द गिर्द जिनकी दुकानें चल रहे हैं, जो रेहड़ी पटरी लगाते थे, जिनके घर बने हुए, उनके खिलाफ एक काला कानून बनाया गया। क्या काला कानून है? राष्ट्रीय राजमार्ग से 30 मीटर की दूरी तक कोई दुकान, कोई ढाबा, कोई व्यवसाय आपका नहीं बचेगा। और 2021 में सरकार 26,700 किलोमीटर की सड़क बेच राष्ट्रीय राजमार्गों को नीलाम कर देती है। हमको ये सोचना चाहिए, जिस तरीके से हमारे किसान अभी आपको मालूम हो 11 महीने से खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। लखीमपुर खीरी में आपने देखा किसानों का कैसे नरसंहार किया गया। उसके बाद अंबाला में भी और दूसरी घटनाएं भी किसानों को कुचलने की हुई है। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में पहले अदानी के गोदाम बन जाते हैं और बाद में हमारे देश में मंडी व्यवस्था को खत्म करने के लिए, किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए और हमारे देश के उपभोक्ता को लुटवाने के लिए 3 काले कानून लाए जाते हैं। हमारा देश इतने सुरक्षित हाथों में बचा हुआ है। हमारे देश का प्रधानमंत्री, अभी आपने देखा होगा विदेश में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के गले पड़ गया। दुनिया के अखबारों ने छापा, एक नालायक की गलती की सजा, एक नालायक की मूर्खता की सजा हमारा पूरा भारत भुगत रहा है, क्योंकि भारत के लोग बड़े बदनाम हो गए, ऐसे गले पड़ता है। तो आपने देखा न 2 गज की दूरी, न मास्क जरूरी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या नरेंद्र मोदी विज्ञापन करने गए थे कि हमारे देश का जो कोरोना का टीका है उसको लगाने की बाद देह पर किसी भी कीमत पर कोरोना के वायरस का भय नहीं होता है? या ये कोरोना का भय और ये टीका और मास्क हमारे देश के आम जनता को पिटवाने लुटवाने के लिए किया जा रहा है? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, देश की सीमा पर जवानों को मरवाने के बाद कहना कोई कब्जा नहीं हुआ है। भारत में कोरोना राहत के लिए पीएम केयर का गठन कराना, राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी करवाना, देश के सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में से डकैती डाल करके उनका हिस्सा वसूलना पीएम केयर्स के लिए, और बड़ी बड़ी कंपनियों से हजारों हजार करोड़ रुपए की डकैती डलवाना, और 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट में यह बताना कि यह नरेंद्र मोदी के बाप की संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति नहीं है। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है कि प्रधानमंत्री नागरिक, आप समझ लो, पहले पीएम केयर्स प्रधानमंत्री के नाम पर और पीएम पर शामिल हो और उस पे यह कहा जाए कि यह प्रधानमंत्री का नहीं, ये नरेंद्र मोदी की संपत्ति का मामला है। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सड़क पर किसान और किसानों के बेटे करीब 54,000 युवा पिछले 11 महीने से संघर्षरत है। रत्ती भर भी यदि शर्म है, रत्ती भर भी अगर शर्म है नरेंद्र मोदी, तो तुमको ये काम करना चाहे तत्काल इन 54,000 जिन युवाओं का ओवर एज हो रही है, इनके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए जो 1,10,000 वैकेंसियां हैं, उनमें सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, एसएसबी में, आईटीबीपी में, असम राइफल में 1,10,000 जो वैकेंसियां हैं, उनमें इनको आपको अवसर देना चाहिए। और दूसरा, किसानों के जो 3 काले कानून हैं, इन्हें वापस कराना पड़ेगा। मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूं कि भारत में गंगा का उद्गम स्थल है हिमालय, हिमालय में सुपड़ा साफ हो गया भाजपा का। सुन लो संगियो तुम, और जहां गंगा सागर में जाके मिलती है पश्चिम बंगाल, वहां भी सुपड़ा साफ हो चुका है। गंगा माँ भारत में गंद को खत्म कर चुकी है, नफरत फैलाने वालों को। और मैं दावा करता हूं कि इसके पेट में अभी जो फिर दोबारा से चुनाव है उत्तर प्रदेश और बाकी जगह, वहां से भी ये नफरती बीज खत्म होने वाला है। उसको मिटने से बचाने का एक ही तरीका है, 3 काले कानून को वापस कराओ। और जो किसानों के बेटे पिछले 11 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, 2018 में एसएससी के टेस्ट पास करने के बाद इनकी नियुक्ति का काम करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।